नमस्कार, मैं श्रुति तिवारी और आज आपका स्वागत करती हूँ AAFT 24/7 में। जैसा कि आप जानते हैं, आज ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का तीसरा दिन है और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय सिंह सर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक ऐसे फील्ड में स्पेशलाइजेशन की है, एक ऐसे फील्ड के वो स्पेशलिस्ट हैं जिन पे आज हमारा पूरा देश गर्व करता है। वो लोग जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस जर्नलिज्म। ही इज़ अ डिफेंस जर्नलिस्ट। संजय सिंह सर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैं आपको उनमें से कुछ किताबों से रूबरू कराना चाहूँगी, जैसे कि एयर स्ट्राइक बालाकोट, रक्षा तंत्र और अयोध्या मंदिर। इन जैसे बड़े मुद्दों पे इन्होंने बात किया है। सर, आपका बहुत समय ना लेते हुए मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी, मगर सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, आज के टाइम में जहाँ पे हर जर्नलिस्ट सामान्य न्यूज़ को चुनता है, आपने डिफेंस को ही क्यों चुना? श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने का अवसर मुझे मिला। इट्स आवर प्रिविलेज सर। और तुम इंटरव्यू मेरा ले रही हो तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। डिफेंस जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत कम जर्नलिस्ट है जो रुचि रखते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि ये थोड़ा सा टफ है। बाकी बीट एक्चुअली जब आप फील्ड में आओगे, जब नौकरी में आओगे जर्नलिज्म के, तो अगर रिपोर्टिंग में आप हो तो आपको बीट मिलेंगे, अलग अलग बीट मिलेंगे। इसमें एक डिफेंस बीट भी है और डिफेंस बीट एक बहुत बड़ा बीट है। इसमें आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, कोस्ट गार्ड भी है। वो सारे सशस्त्र बल हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं जब दिल्ली आया तो ये इत्तफाकन, मतलब मैं कहूँ कि मेरा कोई ऐसा कोई पहले से कुछ तय नहीं था कि मुझे दिल्ली आने का अवसर मिलेगा जर्नलिज्म में, क्योंकि मैं गोरखपुर में पत्रकारिता कर रहा था और दैनिक जागरण में मैं रिपोर्टर था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सहारा में आया, लेकिन एक अवसर प्राप्त हुआ मुझे दिल्ली की नेशनल जर्नलिज्म में पत्रकारिता करने का और मैं नेशनल ब्यूरो में आया। और मेरे दिमाग में जब मैं गोरखपुर में जब जर्नलिज्म कर रहा था तो कुछ रिपोर्टाज में पढ़ता था दूसरे पत्रकारों की जो दूसरे अखबारों में छपती थी दिल्ली से। उसमें एक रंजीत कुमार थे जो नवभारत टाइम्स में लिखते थे और वार करस्पॉन्डेंट थे। वो देश दुनिया में वो जहाँ पर वार होता था जाते थे और मतलब डिफेंस को लेकर के अंदर की खबरें लिखते थे। तो ये तो मुझे लग गया था कि एक अलग फील्ड है, इसका एक जर्नलिस्ट अलग होता है। फिर जब मैं दिल्ली आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मेरे एडिटर ने मुझसे बोला कि अपने यहाँ कोई डिफेंस डेडिकली मतलब कोई कवर नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। जो होम अफेयर कवर करते थे जो रिपोर्टर, वही डिफेंस भी देखते थे। और डिफेंस के लिए एक जरूरी है कि उसकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी अखबारों में तो बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए आपको अंग्रेजी अप टू मार्क होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर कामकाज बातें और इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। तो देश दुनिया के आर्म फोर्सेस के लोग आते हैं तो उनसे इंटरेक्शन करना और टोटल जो कामकाज का जो माहौल है दोनों मंत्रालय में अंग्रेजी का है। तो इसलिए मैं जिस अखबार में काम कर रहा था, यहाँ नेशनल ब्यूरो में आया, तो डिफेंस डेडिकली कोई कवर नहीं कर रहा था। तो एडिटर ने मुझसे पूछा कि संजय, तुम डिफेंस बीट करोगे? हमने मेरी तो मतलब जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और मैंने हाँ बोल दिया और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में जाना हुआ और उसी के 6 महीने बाद एक डिफेंस करेस्पॉन्डेंट कोर्स का वांड निकला मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें वो 2 महीने का कोर्स था और मैंने अप्लाई किया। और संजोग देखो कि मतलब मेरा लक कि वो कोर्स जो 5 साल से बंद था, मेरे डिफेंस जर्नलिज्म शुरू करने के साथ वो भी शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने उसको फिर शुरू किया। उसमें मुझे वारशिप पर, एयरक्राफ्ट करियर पर, सबमरीन में, मतलब नेवी के साथ रहना, आर्मी के साथ रहना, एयरफोर्स के साथ रहना, अरब सागर में चले जा रहे हैं युद्धपोत पर। यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग सर, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान बहुत ही सरल तरफ जाना चाहता है। जहाँ पे हर इंसान सामान्य न्यूज़ चुनता है, वहाँ पे आपने ऐसे फील्ड को चुना जिसपे
हमारा पूरा देश गर्व करता है। आपने ठीक डिफेंस एक बोला बहुत ही बड़ी फील्ड है। श्रुति, मैं आपकी बात को रोकते हुए आपकी बात को ही मैं अरे जस्टिफाई सर। कर रहा हूँ कि रियली लोग पॉलिटिकल जर्नलिज्म ज़्यादा करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिकल जर्नलिज्म में संपर्क भी बन जाते हैं। जी जी। लोग इस फील्ड में आते हैं, बहुत सारे लोग वो संपर्क के लिए आते हैं। आप पार्टी कवर कर रहे हैं, आप रूलिंग पार्टी कवर कर रहे हैं, तो अवसर होते हैं उसमें बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने के। इसलिए ज़्यादातर जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होती है कि रूलिंग पार्टी जो है उसको कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने वो भी किया। मैंने यूपीए गवर्नमेंट थी और 2009 से और 2014 तक मैंने 2009 नहीं 2005 से इट इज मैंने कांग्रेस कवर किया। लव्ड योर एनर्जी सर। एक चीज़ जो मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर हम जब सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो हम सबको हर एक सेलिब्रिटी का नाम पता होता है, इवन उनकी बर्थडेज भी पता होते हैं। तो हमारे सोल्जर्स जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम सब अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं, मगर कभी कभी ना उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसी कोई घटना और ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने सोल्जर्स के बारे में कवर किया हो, उनके हार्डवर्क के बारे में कवर किया हो, आप जो और लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचाई हो, तो ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं। जब मैं डिफेंस की रिपोर्टिंग में आर्मी के साथ मैं फॉरवर्ड पोस्ट पर जाता हूँ, मैंने देखा है कि बंकर में हमारे सोल्जर हैं, LOC पर, LAC पर, कारगिल में, सियाचिन में -20 डिग्री सेल्सियस में वो नौकरी कर रहे हैं। उनके पैर गल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। और एक तो मैं सबमरीन में था, मुझे INS सबमरीन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें मुझे बैटरी वाले सेक्शन में जो सबसे लोएस्ट जो तल होता है, उसमें एक बंदा मिला जो हमारे ज़िले का था। मैं गोरखपुर से आता हूँ। और जब मैंने उसका परिचय पूछा तो बताया कि मैं गोरखपुर का हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो। हमने देखा कि कितनी वहाँ पे गर्मी होती है, उस गर्मी में वो सोल्जर काम कर रहा है, सेलर काम कर रहा है, और आम आदमी को लगता है कि चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वो अपने आप को गला करके और बहुत ही कठिन और विषम परिस्थिति में रख करके नौकरी करते हैं। उसने कुछ सूचनाएं हमें दी जो मैंने उसके घर तक पहुंचाई। और एक और स्टोरी मैंने लिखी थी कि आत्महत्या की घटनाएं बहुत बढ़ रही थी सैनिकों में। बिल्कुल। तो मैंने जनरल से पूछा, जो आर्मी चीफ थे, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैंने पूछा कि घटनाएं बहुत हो रही हैं, हमारे सैनिक आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बात बताई बहुत ही मतलब मेरे लिए एक बड़ी खबर थी। उन्होंने कहा कि जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं तब से इनमें आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं सोल्जर्स में। मैंने कहा वो कैसे है? तो उन्होंने बोला कि वो जब फॉरवर्ड पोस्ट पर वो तैनात होता है सैनिक, तो अब उसके पास मोबाइल फ़ोन होता है और रोज़मर्रा की बातों को, घर के विवाद को वो उसको डेली पता चलता है और उसे छुट्टी मिलती नहीं। सास बहू के झगड़े भी उसे रोज़ के पता चलते हैं। पहले चिट्ठी के माध्यम से चीज़ें पता चलती थी, हफ्ते भर के बाद, 10 भर के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तब तक वो मामला सुलझ चुका होता था। जैसे सास, अब उसकी पत्नी गांव पे रह रही है, उसकी माँ भी गांव पे है, दोनों में कोई विवाद हुआ, लड़ाई हुआ, तो वो झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शांत हो गया। जब तक वो चिट्ठी पहुंचता था तब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। तो रोज़मर्रा की विवाद सुबह से लेकर शाम तक वो विषाद में है। विषाद में इसलिए है कि वो वहाँ पहुँच नहीं सकता, उसे छुट्टी मिलेगी नहीं, और वो रोज़ के तनाव को वो झेलता है। जी। इसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। तो ये बहुत ही एक अलग तरह की खबर थी और हमने इसको, उनके बातों को, फिर हमने कहा कि मोबाइल उनसे ले लिया जाए, सेलुलर फ़ोन। तो एक नियम बनाया गया था जिसको मैं यहाँ खुलासा नहीं कर सकता। कुछ ऐसा नियम था जिससे उनको थोड़ा सा दूर रखा गया था। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कल मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये जानने को मिला कि आपने 12th तक साइंस स्ट्रीम लिया था, आप साइंस स्ट्रीम से थे।
तो आपने आगे का करियर साइंस स्ट्रीम को ही ना आगे बढ़ाते हुए जर्नलिज्म क्यों चुनना चाहा? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस ने आपको प्रेरित किया कि नहीं, हमें देश के लिए खड़े होना है? मैंने एमएससी तक की पढ़ाई, जी बीएससी मेरा बायो ग्रुप था, जी जी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एमएससी मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया केमिस्ट्री में। लेकिन पढ़ने के दौरान ही मेरे मन में, या मैं ये बात कहूँ कि जब मैं हाई स्कूल इंटर में था, हाँ जी तभी से मेरे अंदर आर्टिकल्स लिखने का और समाज को देखने का नज़रिया, एक क्रिटिक की तरह जो है, विसंगतियों को देखने का, यानी ये कह सकते हो कि सामाजिक सरोकार जी जी मेरे मन में हमेशा उठता था। जैसे मैं अपने गांव जाता था या जिस कस्बे में रहता था, वहाँ की समस्याओं को मैं देखता था। फिर मैं ऑफिसर्स के पास जाता था, लड़ जाता था कि यहाँ क्यों प्रॉब्लम है, ये क्यों प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता था कि हमें, मैं मैगजीन्स पढ़ता था उस समय, बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, धर्मयुग, दिनमान, रविवार, तब पढ़ा जाता था, तब पत्रिकाओं का ज़माना था, अखबार पढ़ा जाता था। तो पढ़ने के दौरान ही मैंने जो कॉलेज की मैगजीन थी उसमें लिखना शुरू किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स जो इलाहाबाद से निकलती थी, प्रगति मंजूषा वगैरह, प्रतियोगिता दर्पण आगरा से निकलती थी, जी सर। मैंने साइंस आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। मतलब एक ये भी मेरे अंदर जिज्ञासा रहती थी कि मेरा भी नाम छपे कहीं। सामाजिक सरोकार तो था ही, हाँ जी हाँ जी। सामाजिक चिंतन को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये था कि मेरा नाम हो, नाम मेरा छपे। आर्टिकल में लिखता था। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं गोरखपुर शहर आया, वहाँ मैंने एमएससी में दाखिला लिया केमिस्ट्री में। फिर आकाशवाणी गोरखपुर में एक वैकेंसी निकली कैजुअल अनाउंसर के लिए, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उसको भर दिया और वॉइस टेस्ट हुआ और वो काम मुझे मिल गया। तो मुझे महीने में 5 या 6 प्रोग्राम मिलते थे कंपेयरिंग के, और पत्रकारिता का एक तरह से मानो कि एक तरह से मैं पहले पायदान पे चढ़ गया। जी क्योंकि आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी चैनल तो उस समय थे नहीं। जी जी। दूरदर्शन के कुछ बुलेटिन्स आते थे, आकाशवाणी ही मुख्य जरिया था समाचार का। तो कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में जो बात बैठी थी हमारे हाई स्कूल इंटर के दौरान कि मुझे लिखना है, नाम छपना है, बोलना है, वो एक शुरुआत हो चुकी थी उसी समय से। फिर एमएससी करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में भी आया, लेकिन मन मेरा लगता नहीं था। मुझे तो जर्नलिस्ट बनना था, और जर्नलिस्ट उस समय कोई करियर नहीं था। जैसे आज की तारीख में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पहले कोर्स नहीं होते थे। कोर्स नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। हम एक पैशन से आए और हमने पढ़ करके सीखा कैसे लिखना चाहिए। सर, दैट इज ट्रू डेडिकेशन। आज के टाइम में लोगों में डेडिकेशन नहीं होती कि हमें यही करना है। दैट इज ट्रू डेडिकेशन। सर, जैसा कि आई हैव जस्ट अटेंडेड योर सेशन, तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली कि आज के टाइम में आप लिखोगे नहीं तो बनोगे कैसे। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपने कहा कि आज के टाइम में लोगों के पास, हर इंसान के पास फ़ोन है, यूट्यूब है, टीवीज़ है, तो फेक न्यूज़ फैलाना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आप बस क्लिक करते हो और फॉरवर्ड करते हो। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जर्नलिस्ट को जिम्मेदार बनना चाहिए। और आजकल 3 तरह के लोग जर्नलिस्ट बन चुके हैं। एक, यूट्यूब आने की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब जब से आया है तब से 3 तरह के लोग जर्नलिस्ट बन चुके हैं। एक, वे जो इंस्टीट्यूट से, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इंस्टीट्यूट से बाकायदे ट्रेंड जर्नलिस्ट बन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जर्नलिस्ट बन रहे हैं। दूसरे तरह का वो जर्नलिस्ट है यूट्यूब पर जो कभी वाकई जर्नलिस्ट था फुल फ्लेज, आज वो नौकरी में नहीं है या रिटायर हो गया और यूट्यूब पर अपना काम कर रहा है, सेल्फ काम कर रहा है। तीसरे तरह का जो जर्नलिस्ट है बहुत ख़तरनाक है। वो न तो ट्रेंड है और ना वो किसी अखबार में या किसी चैनल में कभी काम किया है, और वो मोबाइल उसने लिया, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और न्यूज़ देना शुरू कर रहा है। उसके ऊपर ना कोई एडिटर है, ना सब एडिटर है, ना न्यूज़ एडिटर है, ना प्रोड्यूसर है, वो सब कुछ है, अपने चैनल का सब कुछ है। ऐसे लोग ही ज़्यादातर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं
या जो लोग किसी संस्थान की पत्रकारिता कर बिल्कुल, चुके हैं, बिल्कुल। तो उनके अंदर तभी वो चीज़ें हैं कि वो फेक न्यूज़ से बचते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो बड़े बड़े पत्रकारों ने भी फेक न्यूज़ दी हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट बनने से पहले आपको जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। बिल्कुल सही बात, जिम्मेदार बिल्कुल नागरिक सही आप बनोगे तभी आप एक अच्छा जर्नलिज्म कर पाओगे। और जर्नलिज्म क्या है? देश को देखने का एक नज़रिया है, उस चीज़ को सामने समाज के सामने प्रस्तुत करना है। क्या सच है, क्या सही है, या जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको उसी रूप में सामने लाना है। बिल्कुल। उसमें आप व्यूज़ नहीं डाल सकते आप। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी न किसी पार्टी से या किसी न किसी वाद से सर जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना कि यंगस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ आवर कंट्री। जी। तो ये सही बात है कि आज के टाइम में लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि पहले के जो जर्नलिस्ट थे वो तो बीत गया उनका टाइम। आगे आने वाले जो लोग हैं उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल दारोमदार है, जो यूथ है, जो नई पीढ़ी है, उस पर दारोमदार है कि हमारी पत्रकारिता किस दिशा में जाए। और मुझे लगता है कि वो दिन फिर लौटेगा। एक फेज़ आता है, ये ट्रांजिशन फेज़ है। जैसे पहले सिर्फ अखबार होते थे तो अखबारों की क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि अखबार में कुछ भी गलत छपता था तो एक दस्तावेज हो जाता था, आप उसको मिटा नहीं सकते थे। आप अगले दिन उसमें एक भूल सुधार करके क्षमा याचना कर सकते थे, लेकिन क्षमा याचना भी दस्तावेज बनता था और जो आपने गलत छापा है वो भी दस्तावेज बनता था। लेकिन जब से 24/7 न्यूज़ चैनल आए, वहाँ से धीरे धीरे गड़बड़ी शुरू हुई, क्योंकि उनके पास एक ऐसा बटन था कि अगर किसी ने आप पर कोई प्रेशर बनाया या ये चीज़ सामने आ गई कि आप फेक न्यूज़ चला रहे हो, गलत न्यूज़ चला रहे हो, तो तुरंत उसको डिलीट करने का ऑप्शन था उनके पास। इस डिलीट करने के ऑप्शन ने मन बढ़ाया लोगों का। यूट्यूबर्स जो गलत, जो फॉल्स खबरें चला रहे हैं किसी बात में, मैं तो कहता हूँ कि कोई लेफ्टिज्म कर रहा है, कोई राइटिज्म कर रहा है। मेरा मानना है कि जर्नलिस्ट का धर्म सिर्फ जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म में ना तो राइटिज्म होना चाहिए, ना लेफ्टिज्म होना चाहिए। भाई सच तो एक ही होता है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तेरा सच और मेरा सच नहीं होता है। अगर ये मोबाइल फ़ोन है तो है, ऐसा नहीं कि आप राइटिस्ट हैं तो आपके लिए कुछ और है बिल्कुल, और लेफ्टिस्ट हैं उसके लिए कुछ और है। बिल्कुल सही बात सर। सर एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा था कि आज के टाइम में ना लिखना कोई पसंद नहीं करता। जैसा कि हम भी आज के जनरेशन के हैं, तो हमें भी, हम फ़ोन पे लिख लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, मगर लिखना किसी को पसंद नहीं है। तो आपको ऐसी किस चीज़ ने प्रेरित किया कि नहीं मुझे लिखना है? नहीं देखो श्रुति, ये हम आई हैव बीन जर्नलिस्ट सिंस 1990। उस दौर में सब चीज़ें थी नहीं, सिर्फ लिखना ही था। और मैं तो 1990 से और 2000 तक हम लोगों ने खबर लिखी, फिर वो ऑपरेटर ले गया और उसने टाइप किया और अखबार को दिया। सन 2000 में हम लोगों को कंप्यूटर मिले, तो हम लोग गाली देते थे अखबार के मालिकों को या संपादकों को कि बताइए, हम लोग कलम के सिपाही कहे जाते थे, हमें ऑपरेटर बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे उस पर टाइप करने लगे, अच्छा लगने लगा। इसलिए अच्छा लगने लगा कि हमारी चीज़ें एक तरफ सेफ होने लगी। हम जो भी लिखते थे उसकी फाइल बन जाती थी। हमें संदर्भ जब खोजना होता था तो फिर हमारे फाइल से मिल जाता था। पहले तो कागज़ पे लिखते थे, कागज़ नष्ट हो गया, अखबार में छप गया, अखबार पुराना हो गया। तो आदत थी लिखने की, पढ़ाई में भी लिखने की आदत थी। आपकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी तो मोबाइल वाली पीढ़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी आदत नहीं है, लेकिन आदत बनानी चाहिए। आपको एक अच्छी राइटिंग आपकी होनी चाहिए। आप जब लिखोगे तो आपके पास शब्द आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शब्द आपकी जो मेमोरी है उसमें शब्दों का भंडार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये ज्ञान वही है जो आपके जीभ पर है। बिल्कुल ज्ञान सही वो नहीं है कि आपसे कोई पूछे और आपने मोबाइल देख करके और आपने Absolutely, sir. गूगल पे सर्च किया बताया। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जीभ पर जो ज्ञान है वही ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जर्नलिस्ट को अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैंने वहाँ पर बोला था कार्यक्रम में कि नहीं विद्याम सदृशम पवित्र में विद्यते, कि विद्या के समान दुनिया में पवित्र चीज़ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। और एक जर्नलिस्ट को तो जय का पाल और मास्टर ऑफ नन होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर मास्टर है किसी में तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जय का पाल होना चाहिए। उसको हर चीज़ पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, हर विषय पकड़ होनी चाहिए।
और पकड़ कब होगी, जब आप पढ़ोगे। बिल्कुल इसलिए सही बात। पढ़ो। थैंक यू सर, थैंक यू यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। वो ये है कि अक्सर हम ना जो कहानियाँ किताबों में पढ़ते हैं वो ऑथर अपनी इमेजिनेशन से लिखता है, मगर वो कहानियाँ जो सच से रूबरू कराती हैं और हमें ये बताती हैं कि देश में चल क्या रहा है, उसके पीछे एक निडर रिपोर्टर, एंकर, एडिटर और प्रोड्यूसर का हाथ होता है। इसीलिए हमें सच का साथ देना चाहिए। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग AFT 24/7 नोएडा।